नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी वाला मैं बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेर। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने, जिस पथ जाए वीर ने। नमस्कार, विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम याद करेंगे हिंदुस्तान की आत्मा को। गुलाम हिंदुस्तान में शब्दों के सितारे की आवाज़ हर देशवासी के दिल की धड़कन बन गई थी और जिसके एक आह्वान पर नौजवान सर पर कुर्बानी का कफन बांधकर निकल पड़ते थे। ये आवाज़ थी भारत की आत्मा कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी की। अगले 1 घंटे तक देखिए भारत के इस महान देशभक्त की दास्तान। सवा सौ साल पहले का हिंदुस्तान, अंग्रेजों का गुलाम। जब सारी दुनिया नई सदी का स्वागत करने की तैयारी कर रही थी तो गोरी हुकूमत के जुल्मों से कराह रहा था ये देश। ना उन दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से संकट मोचक बनकर भारत आए थे और ना कहीं कोई आशा की किरण नजर आती थी। अपने अपने स्तर पर चुनिंदा देशभक्त आजादी की मशाल थामे हुए थे। ऐसे माहौल में मध्य भारत के एक छोटे से गांव बाबई में एक गरीब शिक्षक के घर जन्म लेता है भारत का एक ऐसा सपूत जिसने आगे जाकर गोरी सत्ता को मुश्किल में डाल दिया। इसी बालक को हिंदुस्तान ने भारत की आत्मा माना। पूर्वज तो राजस्थान के जयपुर के रानीला गांव से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव आकर बस गए थे। ये खपरेल वाला घर बालक माखनलाल के जन्म से लेकर बचपन के सफर का सबूत है। जिस स्कूल में पिता नंद चतुर्वेदी ने तालीम हासिल की थी, उसी स्कूल में प्राथमिक पढ़ाई के लिए माखनलाल का दाखिला कराया गया। आर्थिक तंगी के चलते प्राइमरी पास करने के बाद नौकरी जरूरी हो गई। दादा तो मंदिर में पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन माखनलाल शिक्षक बनना चाहते थे। लिहाजा प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा पास की और शिक्षक की नौकरी करने खंडवा जा पहुंचे। सुनकर ताज्जुब होता है कि एक प्राइमरी पास किशोर स्कूल में अध्यापक के लिए चुन लिया गया था। ये अलग बात थी कि माखनलाल हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती और मराठी के जानकार थे। क्या आज के किसी बच्चे से आप ये उम्मीद कर सकते हैं? बहरहाल दिलचस्प ये था कि नौकरी मिलने से पहले ही पिताजी ने 14 साल के माखनलाल का ब्याह 9 साल की 11वीं बाई से कर दिया था। करीब
10-11 साल साथ निभाने के बाद ग्यारसी बाई उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। उनकी एक बेटी भी हुई थी, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही चल बसी थी और उस समय माखनलाल चतुर्वेदी सिर्फ 25 बरस के थे। इसके बाद सारी उम्र उन्होंने अकेले सफर तय किया, शब्दों से रिश्ता बनाया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ये 1914 का साल था। दरअसल सतपुड़ा की वादियों और नर्मदा के नीर ने माखनलाल चतुर्वेदी को अपने ढंग से क्रांतिकारी संस्कार दिए। उन्होंने 1912 में शक्ति पूजा लेख लिखा था। ये लेख सुबोध सिंधु में छपा। लेख के तेवर इतने तीखे थे कि गोरी पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे से वो बरी तो हो गए, लेकिन दोस्तों ने सलाह दी, भाई जरा संभल के लिखो, जेल चले गए तो फिर क्रांतिकारियों की मदद और ऐसा लेखन कौन करेगा। माखनलाल को राय जच गई। इसके बाद उन्होंने छद्म नामों से लिखना शुरू कर दिया। एक नजर इन नामों पर: श्री गोपाल, भारत संतान, कुछ नहीं, भारतीय, सुधार प्रिय, पशुपति, नीति प्रेमी, एक विद्यार्थी, एक निर्धन विद्यार्थी, एक भारतीय प्रजा, एक नवयुवक, तरुण भारत, एक प्रांतीय वाणी, एक उच्च शिक्षित, एक भारतवासी, श्रीयुत नवनीत, श्री विश्वव्याप्त, श्री चंचरीक, श्री शंकर, वनवासी, वनमाली और एक भारतीय आत्मा। इनमें से एक भारतीय आत्मा तो उनका जैसे दूसरा नाम ही बन गया। बाद में महात्मा गांधी ने उनके इस नाम पर बाकायदा मोहर लगा दी। जब लेखकों की कमी होती थी तो वो बहुत सारे उपनाम से लिखते थे। श्री हरि, श्री श्री, ये करके यदि लेख नहीं आए तो उन लेखकों की जो कमी रहती थी उसको अपने नाम अपने ही लिख करके अब किसी नाम से उसको पूरा कर देते। उसी में एक उपनाम उनका भारतीय आत्मा था। एक भारतीय आत्मा के नाम से भी वो लिखते थे, तो जो कि उनका तखल्लुस नहीं रह करके बाद में वह प्रमाणिक पहचान बन गया और उनकी जो वाणी थी वो पूरी भारतीय आत्मा की एक वाणी हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि शक्ति पूजा उनका पहला लेख नहीं था। जब वो खंडवा पहुंचे ही थे तो पता चला कि प्रख्यात पत्रकार और संपादक माधवराव सप्रे की पत्रिका केसरी ने राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है। विषय था राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार। माखनलाल जी ने निबंध भेजा, प्रथम पुरस्कार मिला और सप्रे जी को माखनलाल जी गुरु मान बैठे। इस एकलव्य से गुरु की मुलाकात हो पाई 3 साल बाद। हाँ, चिट्ठी पत्री चलती रही। प्रेरणा ऐसी मिली कि माखनलाल जी ने नौजवानों के लिए 1909 में एक पत्रिका शुरू कर दी। नाम था भारतीय विद्यार्थी। खास बात यह थी कि पत्रिका हाथ से लिखी होती थी। इस पत्रिका में आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देने वाले विचार होते थे। इस पत्रिका ने धूम मचा दी। आलम यह था कि नौकरी में मन लग नहीं रहा था और घर के हालात नौकरी छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उधेड़-बुन चलती रही। इन्हीं दिनों माखनलाल जी के नए दोस्त बने कालूराम गंगराडे। दोनों ने पूरी तरह पत्रकारिता का फैसला किया और प्रभा नाम से
मासिक पत्रिका शुरू कर दी। तारीख थी 7 अप्रैल 1913। हाँ, नौकरी अभी नहीं छोड़ी थी। जब प्रभा चल निकली तो 13 सितंबर 1913 को नौकरी से इस्तीफा दे दिया। चारों तरफ प्रभा की तेज तर्राट पत्रकारिता के चर्चे थे। प्रभा में माखनलाल जी सहायक संपादक थे और वेतन था 30 रुपए महीने। साल डेढ़ साल तक तो सब ठीक ठाक चला। उसके बाद आर्थिक संकट के चलते प्रभा को बंद करना पड़ा। खंडवा में स्वर्गीय कालूराम जी गंगराड़े और दूसरे कुछ लोगों के संपर्क में आए और उनकी साहित्यिक रुचि को देखते हुए उन लोगों ने दादा का उपयोग एक साहित्यिक पत्रिका निकालने के लिए किया, जिसका नाम था प्रभा। और प्रभा का प्रकाशन खंडवा से ही शुरू हुआ था और माखनलाल जी पत्रकारिता के रूप में जो सबसे पहला संपादन उन्होंने किया प्रभा में किया। इसी बीच उस दौर के तेजस्वी पत्रकार और कानपुर से निकलने वाले प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क हुआ। विद्यार्थी जी प्रभा की पत्रकारिता से बहुत प्रभावित थे। जब प्रभा बंद हुई तो उन्होंने माखनलाल जी को कानपुर बुला लिया और वहां से एक बार फिर प्रभा का प्रकाशन शुरू हो गया। साथ में प्रताप के संपादन में विद्यार्थी जी को एक मजबूत संपादकीय सहयोगी मिल गया। इसी बीच पंडित माधवराव सप्रे ने जबलपुर से कर्मवीर निकालने का फैसला किया और विद्यार्थी जी से अनुरोध किया कि वे माखनलाल जी को कर्मवीर के संपादन के लिए भेज दें। 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से भारत का एक और क्रांतिकारी अखबार शुरू हो गया। नवंबर 1922 में माखनलाल जी ने कर्मवीर से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर खंडवा जा पहुंचे। 4 अप्रैल 1925 को खंडवा से उन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन एक बार फिर प्रारंभ कर दिया। जब 1920 में मध्य प्रदेश में, जिसे CPN बरार कहा जाता, नागपुर राजधानी थी जिसकी, तो मध्य प्रांत में जब खास तौर से महाकौशल जो हमारा अंचल है, महाकौशल में आज़ादी की लड़ाई को स्वर देने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए जब एक अखबार की कल्पना की गई तो फिर कर्मवीर के नाम से एक अखबार के प्रकाशन का निर्णय लिया गया। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर की पत्रकारिता पर बात करेंगे आगे। फिलहाल ये बता दें कि 34 साल तक यानी 1959 तक कर्मवीर का प्रकाशन होता रहा। उम्र 70 की हो चली थी, लिहाजा दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने सारा ध्यान लिखने पढ़ने में लगा दिया। ये सिलसिला आखिरी सांस तक चलता रहा। दरअसल दादा माखनलाल चतुर्वेदी के कई रूप हैं। उन्हें ओजस्वी क्रांतिकारी माना जाए या देशभक्त कवि, एक विलक्षण पत्रकार संपादक माना जाए या फिर विचारवान जोशीला लेखक, अनूठा गांधीवादी माने या फिर अपने सिद्धांतों की खातिर राजनीति को एक झटके में छोड़ देने वाला महान इंसान, हम इन्हीं रूपों पर एक के बाद एक बात करेंगे। पहले मिलते हैं क्रांतिकारी माखनलाल चतुर्वेदी से। हमने आपको बताया था कि अपने पहले लेख शक्ति पूजा के कारण माखनलाल चतुर्वेदी को राजद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ा था। उससे बरी होने के बाद वो अनेक छद्म नामों से लिखते रहे। 17 साल के थे तो जबलपुर में क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। गरम दल के मुखिया बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर बनारस गए और उस दौर के बड़े क्रांतिकारी गणेश सखाराम देउस्कर से बाकायदा दीक्षा लेकर क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। एक पिस्तौल उनकी कमर से हमेशा लटकी रहती थी। सन 1913 या 11 के आसपास की बात है, 11 के आसपास की, जब उन्होंने स्कूल का टीचरशिप छोड़ दी थी
और वहाँ से छोड़ने के बाद में काशी के दशाश्वमेध घाट पर देवेशकर जी ने उनको शपथ दिलाई थी, पिस्तौल हाथ में लेकर के, और खून से वो अपने खून से दस्तखत किए गए थे कि मैं माखनलाल चतुर्वेदी ये शपथ लेता हूँ कि देश के लिए यदि कोई भी देशद्रोही हुआ तो इस पिस्तौल का निशाना बना दिया जाए। 27 साल की उम्र में गांधी जी से लखनऊ में मिलने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कानपुर में प्रताप के कार्यालय में एक पत्रकार के रूप में गांधी जी का साक्षात्कार लिया। अब तक वो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के पूरी तरह समर्थक नहीं थे। 1919 में वो बनारस गए। वहां हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में एक बार फिर गांधी जी का व्याख्यान सुनने को मिला। इसमें गांधी जी ने कहा था, मेरा और क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य है, आजादी। इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि आप हथियार छोड़ दें और अहिंसक आंदोलन में शामिल हो जाएं। माखनलाल जी के मन में अभी भी कुछ हिचक बरकरार थी। फिर भी उन्होंने रिवॉल्वर छोड़ दी और गांधी जी के रास्ते पर चल पड़े। हाँ, क्रांतिकारियों से अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पाए और उनकी मदद करते रहे। निर्भीकता तो ये थी कि कर्मवीर की संपादकीय नीति बाकायदा प्रकाशित की। इसमें कहा गया था कि क्रांतिकारियों के खिलाफ गांधी जी का एक भी बयान कर्मवीर में नहीं छपेगा, और हुआ भी यही। गांधी जी का एक भी बयान कर्मवीर में नहीं छपा जो आजादी के मतवालों के खिलाफ था। कर्मवीर में उन्होंने संपादक के तौर पर बेखौफ लिखा। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर की एक सभा में माखनलाल जी ने जोरदार भाषण दिया। राजद्रोह के आरोप में 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में दूर दूर तक आंदोलन हुए। गांधी जी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना सख्त विरोध दिखाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान माखनलाल जी ने कोर्ट में कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं किसी ब्रिटिश कोर्ट से न्याय नहीं चाहता। मातृभूमि को परतंत्रता से मुक्ति कराने से अच्छी कोई सेवा नहीं। दादा इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी जब उनके ऊपर केस चल रहा था तो उन्होंने पूरा आर्गुमेंट ब्रिटिश जज के साथ अंग्रेजी में किया था, जिसके कि रिकॉर्ड उपलब्ध है। और उनने जिस हिसाब से जो अंग्रेजी उन्होंने वहाँ बोली थी कोर्ट में, उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि बताते हैं कि वो जज खुद आतंकित हो गया था। वो उनको डायरेक्ट बहुत बड़ी सजा देने के उसमें थे, तो उन्होंने जो आर्गुमेंट किया वहाँ पर, अपने जो उन्होंने उनसे जो सवाल जवाब किए दादा से, और उसके जो उन्होंने जवाब दिए अंग्रेजी में, उसका बड़ा असर उस समय पड़ा था। जेल से छूटे तो अगले साल 18 जुलाई 1922 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और फिर जेल गए। जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता उनके पीछे चल रहे थे। अगले महीने 18 अगस्त को झंडा विजय जुलूस का नेतृत्व करते हुए फिर जेल जा पहुंचे। वो जबलपुर से शुरू हुआ था कि झंडे का अपमान किया था वहाँ, बाद में उसका केंद्र बना नागपुर। उस झंडा सत्याग्रह के सेनापति माखनलाल चतुर्वेदी थे। वो लगातार वहाँ कर रहे थे। अलग कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता उस समय जाते थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, मौलाना, सब लोग उसमें हुए। और जब अंग्रेजों ने वहाँ पहली बार ये स्वीकार किया कि हाँ आप झंडा लेके जुलूस निकाल लीजिए, तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज, उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन था, तो कांग्रेस का ध्वज, वो तिरंगा वाला ध्वज जिसमें चरखा बना रहता था, ये ध्वज लेके जब वहाँ जुलूस निकला तो फिर सब लोगों ने कहा, बड़े बड़े नेता थे वहाँ मौजूद, सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई विट्ठल भाई पटेल थे, सब थे। उन्होंने कहा कि नहीं, सेनापति तो माखनलाल है, तो पहले माखनलाल सेनापति चलेगा, फिर पीछे पीछे हम सिपाही चलेंगे। 1930 के जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगुवाई की और 2 साल के लिए फिर जबलपुर जेल में डाल दिए गए। जबलपुर जेल में ही उन्होंने अपनी शानदार तुकबंदी लिखी। इस तुकबंदी की दास्तान सुनिए खुद
माखनलाल चतुर्वेदी की अपनी आवाज में। जेल की दीवार की सीमा से बाहर के आमों की डाली पर बैठी कोयल बोल रही है। आधी रात का समय था, अष्टमी का चांद था, वो डूबता जा रहा था और कोयल बोल रही थी। उस समय मैंने एक तुकबंदी लिखी, क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का कहना, कोल्हू पर चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस शांत समय में अंधकार को वेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कंबल काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहले की हुंकृति की व्याली, इस पर है गाली है आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को किसी में हो चाहे तैराती कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। उन दिनों में जेल में क्या था, माखनलाल जी के पास में लिखने को तो कुछ था नहीं। यदि वो कैदी कोकिल भी लिखे हैं या वो जवानी लिखे हैं या कोई भी कविता लिखी है उन्होंने, तो वो उनको बर्तन मांजने के लिए जो राख मिलती थी उसमें जो कोयला होता था, कोयले होते हैं ना राख मांझे, तसला मांझे तो तसले होते, एल्युमिनियम के तसले होते हैं, उनको कैदियों का बाना पहना रखा था और उस पर वो तमगा पीतल का तांबे का लटका हुआ कैदी नंबर फलां, कैदी नंबर फलां, तो वो कोयले से वो अपनी कविताएं जेल की स्वच्छ दीवार जो सफ़ेद चूने से पुती हुई होती थी उस पर वो लिखते थे। तो ये ऐसी कविताएं जितनी भी जेल में लिखी गई है, इसके लिए गांधी जी ने कहा भी कि भाई माखनलाल जी जेल में जाने से देश की अधिक सेवा कर रहे हैं बजाय बाहर रहने के। उन दिनों क्रांतिकारियों के लिए विदेशों से विद्रोह को बढ़ावा देने वाली किताबें और हथियार आते थे। पुलिस इनकी फिराक में रहती, जैसे ही खबर मिलती वो जा धमकती और हथियार या साहित्य जब्त कर क्रांतिकारी को जेल में डाल देती। दरअसल किताब के पन्ने रिवॉल्वर के आकार में काट दिए जाते और उस कटे स्थान पर रिवॉल्वर रख दी जाती थी। एक बार रूस से छपी क्रांति पर एक किताब आई। कहने को किताब समीक्षा के लिए कर्मवीर में आई थी, लेकिन उसमें एक रिवॉल्वर भी था। माखनलाल जी को पुलिस की हरकत की भनक लग गई। उन्होंने किताबों के बीच उसे रखा और कर्मवीर प्रेस में भेज दिया। पुलिस आई तो माखनलाल जी ने प्रेस के मैनेजर को बुलाया। बोले, पुलिस को प्रेस में आई किताबों की तलाशी लेनी है, इनको तलाशी लेने दो और तुम वहीं कोई किताब बैठकर पढ़ो। मैनेजर इशारा समझ गया, पुलिस को लेकर गया। किताबों के ढेर से एक्टिंग करते हुए वही किताब निकालकर पढ़ने बैठ गया। पुलिस ढूंढती रही और खाली हाथ लौट गई। इस तरह के ढेरों उदाहरण हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उतने ही बड़े कवि और साहित्यकार, और पत्रकारिता में तो उनका योगदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, उनकी कालजयी रचना है। एक नजर उनके काव्यलोक पर। हमने आपको अभी माखनलाल चतुर्वेदी की अपनी आवाज में कोकिल बोलो तो रचना की दुर्लभ रिकॉर्डिंग सुनवाई थी। अब आगे बढ़ते हैं उनके कविता संसार में।
वैसे तो आजादी के अनेक साल पहले उन्होंने अपनी क्रांतिकारी कविताओं से लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन उनके कविता संग्रहों के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ 1943 में। पहला संग्रह हिम किरीटनी लोगों के सामने आया। इस संग्रह ने धूम मचा दी, हर जबान पर इसकी कविताएं थीं। इसके बाद 1951 में हिम तरंगिणी, अगले साल माता, 1956 में युग चरण और समर्पण, 1960 में वेणु लो गूंजे धरा, 1963 में मरण ज्वार, 64 में बिजुरी काजल आंज रही और 1981 में धूम्र वलय, जो उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद प्रकाशित हुआ। हिम तरंगिणी पर उनको ये भी दिया गया था, हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार जो मिला, वो पहला आदमी थे जिनको उनको अकादमी पुरस्कार जो मिला, वो पहला माखनलाल जी को ही मिला था। गुलाम हिंदुस्तान में भारतीयों की तकलीफ वो 1916 में रची जीवित जोश नाम की कविता में करते हैं। वो कहते हैं, देश के वंदनीय वासुदेव, कष्ट में ले न किसी की ओट, देवकी माताएं हो साथ, पदों पर आऊंगा मैं लौट, जहां तुम मेरे हित तैयार, सहोगे कर्कश कारागार, वहां बस होगा मेरा धाम, गर्भ का प्रियतर कारागार। 1926 में मुक्ति द्वार का एक हिस्सा देखिए। अरे कंस के बंदी गृह की उन्मादक किलकार, 30 करोड़ बंदियों का भी खुल जाने दे द्वार। और एक और कविता जिसमें वो देश के लिए बलिदान की बात करते हैं। देश अजात शत्रु, हम तुझ पर निज सर्वस्व चढ़ा देंगे, वीर पार्थ रुक जा, तेरा कृष्ण सारथी ला देंगे। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ माखनलाल चतुर्वेदी चुप नहीं रहते। मानवता पर ये वार देख, पापों के कुटिल प्रहार देख, अपनों पर पड़ती मार देख, दुनिया में हाहाकार देख। और अब हम आपको सुनाते हैं उनकी एक अमर कालजयी रचना उन्हीं की आवाज में। 1921 के पूरे वर्ष और 1922 के कुछ महीने मैं जबलपुर जेल लाकर बिलासपुर जेल से जबलपुर जेल लाया गया और वहां से छोड़ दिया गया। जब मैं जेल से छूट के आया तो मुझ पर अधिकार के नाते, और उनका सर्वथा अधिकार गणेश शंकर जी का मुझ पर था, अधिकार के नाते मुझे यह पत्र मिला कि मुझे अपने जेल से छूटते ही प्रताप के लिए कुछ लिखकर भेजना चाहिए। 1922 के मार्च महीने में प्रताप में यह लिखकर उस समय भेजा गया। इसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कलकत्ते मुगली नदी किनारे जो क्रांतिकारी पाए गए थे, जिनकी लाशें मिली थी, उनकी जेब में माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा मिली थी उस वक्त। ये मुझे मुझे भार्गव, युधिष्ठिर भार्गव जो कमिश्नर थे 4 जिलों के वहाँ के, उन्होंने बताया मुझे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हिंदुस्तान के लिए बड़ा झटका था। एक शाम अवसाद की हालत में उन्होंने लिखा, वज्रपात मर मिटे हम, रोने दो संहार हुआ, कसक कलेजे काढ़ दुखी हैं, बुरे समय पर वार हुआ,
नभ कंपित हो उठा, करोड़ों में ये हाहाकार हुआ। वही हाथ से गिरा, भंवर में जो मेरा पतवार हुआ। इसके आगे देखिए, क्यों आर ये देश के तिलक चले, क्यों कमजोरों के जोर चले, तुम तो सहसा उस ओर चले, ये भारत माँ किस ओर चले। तेरी हुंकारों का फल था, अगणित वीरों ने प्राण दिया। राष्ट्र शक्ति ने तुझसे ही अमृतसर में था त्राण लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर चतुर्वेदी जी की व्याख्या अद्भुत है। समझाता हूं, अत्याचारी शासन पर हो प्यार नहीं, जो करते हो प्यार छोड़ दें, है इससे उद्धार नहीं। अत्याचारी का वध कर दे, ये पशुता दरकार नहीं। पापी प्यार हमारा चाहे, ये उसको अधिकार नहीं। भारत माता जंजीरों में जकड़ी है और माखनलाल जी लिखते हैं, हो मुकुट हिमालय पहनाता, सागर जिसके पद धुलवाता। ये बंधा बेड़ियों में मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारा मेरा है। एक और बलिदानी कविता का नमूना देखिए। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मौल की चढ़ती जवानी। आज़ादी के दौर में दो लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, एक तो तिलक से और दूसरा गांधी से। तो तिलक की वो जो क्रांतिकारी चेतना थी, वो क्रांतिकारी चेतना उनके आज़ादी के गीतों में आती है। और उस तरह के आज़ादी के गीतों में ऐसा लगता है या तो अग्नि धधक रही है या कोई ज्वालामुखी निकल रहा है। तो ये इस तरह का तेवर दादा की कविताओं का उस दौर में था। और इन कविताओं ने आज़ादी के लिए एक बड़ा माहौल बनाया। देश आजाद हुआ है और चतुर्वेदी जी लिखते हैं, आओ अब हम नाचें गावें, सुखद स्वातंत्र पा लेने पर। सर्वत्र चर्चा स्वातंत्र की, सबकी समता स्थिर होने की। शंखनाद कर विजय मनावें, आओ अब हम नाचें गावें। आजादी तो मिली, लेकिन बापू की नसीहतें कहीं गायब हो गईं। एक दिन राष्ट्रपिता की समाधि पर गए और फूट फूट कर रोए। उनकी कलम से निकला, अब तो मरने की यादों का तीर्थ है केवल राजघाट। तकली चरखा दलित हिंदी, छूटा भ्रम झूठा ठाठ बाट। हम राजा हैं हम रानी हैं, दुखियों के मरने की खबरें पाते। वक्तव्य छापते हैं हम, व्याकुल होता है राजघाट। लेकिन आजाद देश की अपनी चुनौतियां हैं। पेट भर अनाज देश में नहीं पैदा हो रहा है, भूखमरी विकराल है। वो लिखते हैं, रह गया भूखा अगर एक भी जन, लगा देंगे आग विश्व भर में हम। एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्हें लगा था कि आजादी के आंदोलन की अगुवा रही कांग्रेस पार्टी उनके सपनों की पार्टी नहीं रही है। तो उन्होंने पार्टी छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया। अपनी वेदना उन्होंने कुछ इस तरह प्रकट की, छोड़ चली तेरी कुटिया ये लुटिया, डोरी ले अपनी, अब वे पापड़ नहीं बेलने, अब ये माला पड़े न जपनी। सूली का पथ सीखा हूं, सुविधा सदा बचाता आया, मैं बलिपथ का अंगारा हूं, जीवन ज्वाल जलाता आया। अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र ये मेरी बोली, मैं न सहूंगा मुकुट और सिंहासन से ये मूछ मरोरी। जाने दे सिर लेकर मुझको, ले संभाल ये लोटा डोरी। ये 1938 का साल था। माखनलाल जी ही एक आदमी थे
जिन्होंने कभी भी सत्ता से ये नहीं किया और बिल्कुल अपने रौ में रमे रहे, उनको कोई मैंने ये नहीं कर सका, सत्ता का किसी लोभ से, लालच से वो बिल्कुल वंचित रहे। 1962 में चीन ने आक्रमण किया तो 73 साल के इस नौजवान ने लिखा, गंगा मांग रही है मस्तक, जमुना मांग रही है सपने, आज जवानी स्वयं टटोले, सिर हथेलियां अपने अपने। सभी धर्मों के प्रति उनकी आस्था गजब की थी। वो लिखते हैं, मंदिर में हो चांद चमकता, मस्जिद में मुरली की तान, मक्का हो चाहे वृंदावन, होवे आपस में कुर्बान। वैसे तो माखनलाल चतुर्वेदी ने श्रृंगार और प्रेम पर भी अपनी कलम चलाई, लेकिन लोगों ने उनकी देश प्रेम और वीर रस से पूर्ण कविताओं के कारण उन्हें सिर पर बैठाया। आज भी उनके शब्द हमें जोश से भर देते हैं। भारत की आत्मा उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। माखनलाल चतुर्वेदी एक पत्रकार और संपादक के रूप में भी बेजोड़ थे। जब महान क्रांतिकारी और संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जेल गए तो उन्होंने प्रताप के संपादन की बागडोर माखनलाल चतुर्वेदी को सौंपी। कम लोग ही ये जानते हैं कि इन्हीं दिनों सरदार भगत सिंह भी प्रताप के पत्रकार थे और कानपुर में ही रहते थे। सरदार भगत सिंह के अनेक लेखों का संपादन चतुर्वेदी जी ने किया और भगत सिंह की पत्रकारिता को तराशा। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कुछ समय के लिए माया नगरी मुंबई में किस्मत आजमाने पहुंचे थे। वहां से खंडवा रात भर की दूरी पर था। अक्सर माया नगरी से ऊब कर मुंशी प्रेमचंद माखनलाल जी के पास आ जाते थे, कई दिन रहते थे और साहित्य और पत्रकारिता पर घंटों बहस करते थे। एक नजर चतुर्वेदी जी की पत्रकारिता पर। अब तक आप जान चुके हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी के पत्रकारिता वाले जीवन में 3 पत्रों का बड़ा योगदान था। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। तीनों ही अपने जमाने के बड़े चमकदार रिसाले थे। शुरुआत करते हैं प्रभा से। पहले प्रभा का प्रकाशन खंडवा से हुआ और 2 साल बाद जब उसे बंद करना पड़ा तो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मदद से फिर निकाला। प्रभा में कमोवेश हर विषय पर लेख छपते थे। इस पत्रिका की तुलना अपने जमाने की मशहूर पत्रिका सरस्वती से की जाने लगी थी। माखनलाल जी की प्रतिभा का जो प्रस्फुटन है या माखनलाल जी की प्रतिभा से लोगों के प्रभावित होने का जो सिलसिला है वो प्रभा के संपादक के रूप में ही शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छी पत्रिका थी। 1916 तक यहाँ से निकलती रही खंडवा से। उसके बाद ये कुछ दिन बंद रही। बाद में ये प्रताप प्रेस कानपुर से निकली थी, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी और भारतीय समय नवीन ने किया। एक नजर प्रभा में छपे संपादकीय लेखों और चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों पर। 7 मई 1913 को उन्होंने संपादक की भूमिका पर लिखा, संपादक समाज के रोगों का मर्म समझता है। कठिन रोगी देखकर वैद्य घबराता है, लेकिन संपादक प्रसन्न होता है। वैद्य डरता है कि इसकी प्रकृति पर मेरी औषधि असर नहीं करेगी, किंतु संपादक को अपनी औषधियों पर कभी अविश्वास नहीं होता। हालांकि इसी लेख में वो आगे संपादकों की खबर लेने से नहीं चूकते। वो लिखते हैं, कोई कोई संपादक अपने अहम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। उनके वाक्यों और आचरण में अंतर रहता है। वे अपने उच्च पद को घमंडी बनकर कलंकित करते हैं। वे अपने प्रतिपक्षी पर नीचता से हमला बोलते हैं। उनके विचारों में संकीर्णता का साम्राज्य रहता है।
इसका हम साधारण मनुष्यों को बड़ा दुख होता है। आज सरकारें स्वयंसेवी संगठनों पर कार्रवाई करती हैं, लेकिन करीब 100 साल पहले माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था, आज देश में असंख्य स्वयंसेवी संगठन कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो गए हैं, जो समाज सुधार और विकास के नाम पर दोनों हाथों से नाम और धन कमाने में बेशर्मी से जुटे हैं। महिलाओं की मजबूती के लिए उन्होंने 101 साल पहले लिखा था, हमारे उन्नत विचारों में स्त्री कोई चीज नहीं है। मनुष्य जब खुद दुराचरण करता है तो स्त्री से सदाचरण की उम्मीद क्यों? बस अब बहुत हो चुका है। स्त्री जाति की शक्ति को बढ़ाइए, उसकी बेड़ियां तोड़ दीजिए, उसे गृहदेवी बनाइए और विश्व शिक्षिका बनाइए। अंग्रेजी राज के अफसरों पर उनकी टिप्पणी देखिए, आप पाएंगे कि आज 100 साल के बाद भी ब्यूरोक्रेसी जस की तस है। वो लिखते हैं, इरादों से काले, जबान से खूंखार, कलम के शहंशाह, पैसों से भरपूर, रहम से खाली और टूट पड़ने में जंगली जानवर को अधिकारी कहते हैं। आज हम मौजूदा शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष देखते हैं, उसे रोजगार दिलाने वाली नहीं मानते। अब देखिए, करीब 100 साल पहले दादा अपने एक लेख में क्या लिखते हैं। हम पूछते हैं, ये कैसी शिक्षा है जो हमें गरीब बनाती है? हमारे बच्चों की ताकत खर्च होती है रेखा गणित और बीज गणित पढ़ने में, और वो बनते हैं 20 रुपए महीने वाले सरकारी नौकर। ये कैसी शिक्षा है जो हमारे कई साल खराब करती है, किंतु हमें जीवन युद्ध के किसी काम का नहीं रहने देती। हम किसानों की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, लेकिन न हमें किसान बनने की शिक्षा दी जाती है, न व्यापारी बनने की, और न ऐसे काबिल ऋषि हैं जो अच्छे ऋषि बनने की शिक्षा दें। 103 साल पहले 27 जनवरी 1914 के प्रभा में उन्होंने लिखा, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और उसे वास्तव में क्या करना चाहिए। शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो देशी भाषाओं में शिक्षा दे। भारतीय ग्रेजुएटों को नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे उनका चरित्र गठन ठीक ढंग से हो। अभी भारतीय ग्रेजुएट पर जो बोझ लादा गया है वो किसी काम का नहीं है। माखनलाल जी एक आदमी थे जिन्होंने साहित्य और राजनीति दोनों से तालमेल बैठा करके अपना संपादन कार्य किया, इसलिए आज भी वो एक मानक के रूप में हमारे सामने आए। और प्रभा जो निकाला, वो प्रभा बिल्कुल साहित्यिक पत्रिका थी, जिसको के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे सारे बहुत लोग उससे कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बालकृष्ण शर्मा, नवीन वगैरह पहले उसी में लिखते थे, उनको भी उन्होंने वहीं से जगह दिया। उसको कहा गया कि वो मध्य प्रदेश की सरस्वती है। हमने आपको बताया था कि महान संपादक माधवराव सप्रे ने गणेश शंकर विद्यार्थी से अनुरोध किया कि वो महाकौशल में आजादी का आंदोलन तेज करने में मदद करें और माखनलाल जी को प्रताप और प्रभा से मुक्त करके जबलपुर भेजें। सप्रे जी साप्ताहिक कर्मवीर निकालना चाहते थे। इसके आगे की कहानी खुद दादा के शब्दों में सुनिए। जब मैं कर्मवीर का घोषणा पत्र भरने के लिए आयरिश जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर मथाइस के पास गया तो मुझे सलाह दी गई थी कि मैं अखबार निकालने का कारण रोजी रोटी का जरिया बताऊं, पर मुझे ये मंजूर नहीं था। आगे उनके साथ कुछ इस तरह संवाद हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी, इधर से अंग्रेजी में सीपी न्यूज वीकली निकलता है, फिर हिंदी वीकली क्यों निकालना चाहते हो? मिस्टर मथाइस, आपका अंग्रेजी पत्र तो दब्बू है, मैं वैसा नहीं निकालना चाहता। फिर कैसा अखबार चाहते हैं? मैं एक ऐसा पत्र निकालना चाहता हूं जिससे ब्रिटिश हुकूमत चलते चलते रुक जाए। ओह मिस्टर चतुर्वेदी, मैं ऐसा पत्र देखना चाहूंगा और शासन को ठीक से चलाऊंगा। आपको कुछ छापने का मौका ही नहीं दूंगा। देखते हैं मिस्टर मथाइस, ये लीजिए 2500 रुपए। मेरी जमानत के अग्रिम
अगर कुछ छपे तो आप कार्रवाई करें। इससे पहले ही मैं बंदोबस्त कराया हूं। नहीं मिस्टर चतुर्वेदी, आप इसे अपने पास ही रखिए। मैं अपना शासन अच्छा चलाऊंगा। आपको आलोचना का मौका नहीं मिलेगा और ना ही मुझे कोई कार्रवाई का। ठीक है, देखते हैं। इस तरह 17 जनवरी 1920 से कर्मवीर का प्रकाशन शुरू हो गया। पहले ही संपादकीय में दादा ने कर्मवीर के इरादे साफ कर दिए। उन्होंने लिखा, हमारी आंखों में भारतीय जीवन गुलामी की जंजीरों से जकड़ा दिखता है। हम प्रयास करेंगे कि ये जंजीरें फिसल जाएं। हम स्वतंत्रता के हामी हैं, मुक्ति के उपासक हैं, चाहे वो शरीर की हो या मन की। हम संसार को याद दिला देंगे कि अपने आप पर शासन करने के लिए तैयार रहो। हमारा बल धर्म का बल होगा। इस संपादकीय ने इलाके में खलबली मचा दी। चंद रोज बाद उन्होंने प्रेस एक्ट के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। दरअसल उन दिनों 1910 के प्रेस एक्ट के मुताबिक समाचार पत्र संचालित होते थे और ये एक्ट अभिव्यक्ति का गला घोंटने वाला माना गया था। अखबार शुरू करते ही दादा ने इसी एक्ट को निशाना बनाया। उन्होंने एक लेख में इस एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, प्रेस एक्ट लागू होने के समय भारत में 991 प्रकाशन समूह थे। इनमें से 286 को सरकार ने चेतावनी दी कि वो उनसे नाराज है। बाकी 705 से भारी भारी जमानतें मांगी गईं और जब्त कर ली गई हैं। 70 को ये दोहरा दंड भुगतना पड़ा। शुरू होने जा रहे 173 नए प्रिंटिंग प्रेस और 125 नए समाचार पत्र छपने से पहले ही रोक दिए गए। ये दमन नीति पूरे जोर से बढ़ती जा रही है। 500 से अधिक किताबें 1918 में जब्त कर ली गईं। 300 समाचार पत्रों से 6 लाख तक की जमानतें मांगी गईं। ये घनघोर अन्याय है। भारतवासियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा की घोषणा की जाए, जिसमें यह वादा किया जाए कि प्रकाशन समूह पूरी तरह आजाद होंगे और कोई लाइसेंस या जमानत नहीं मांगी जाएगी। उनकी पत्रकारिता केवल लेखन तक सीमित नहीं थी कि लिख करके रख दिया। उस समय तो एक प्रश्न था देश की आज़ादी का। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कलम से उन्होंने हथियार का काम लिया और उनके लेखन से निश्चित ही अंग्रेज सरकार थरथराई। बहुत से ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए कि दादा ने करवीर के माध्यम से उनको उठाया और एक आंदोलन से उठ खड़ा हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी और कर्मवीर की पत्रकारिता को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संपादकीय नीति बाकायदा कर्मवीर में छापी। इस नीति को उन्होंने 1927 में भरतपुर के संपादक अधिवेशन में देश भर से आए पत्रकारों को पढ़कर सुनाया था। इस नीति में कहा गया था, कर्मवीर के संपादक और कर्मवीर की कठिनाइयों का कहीं कोई उल्लेख नहीं होगा। कभी भी धन के लिए कोई अपील नहीं की जाएगी। ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए कर्मवीर के स्तंभों का सहारा नहीं लिया जाएगा। सनसनीखेज खबरें कभी नहीं छापी जाएंगी। कोई विज्ञापन विभाग नहीं होगा और न ही किसी की नियुक्ति विज्ञापन लाने के लिए की जाएगी। क्रांतिकारी पार्टी के खिलाफ गांधी जी के बयान भी नहीं छापे जाएंगे। क्या आज आप किसी अखबार से ऐसी बेबाकी की उम्मीद कर सकते हैं? आज सारे सिद्धांतों का जनाजा निकल रहा है। पत्रकारिता बेबस और लाचार नजर आती है, मगर गुलाम हिंदुस्तान में भी कर्मवीर की पत्रकारिता शान से चलती रही। सारा देश चतुर्वेदी जी की निर्भीकता का कायल था। उस समय में इस तरह का प्रश्न पत्र था कि राष्ट्रीय जागरण का पत्र था और जिस तरीके से नवजीवन निकलता था, गांधी जी का वो निकलता था, इस तरीके से कर्मवीर की टिप्पणियां बहुत मान्य होती थी, देश को बड़ी प्रभावित करने वाली होती थी। लोग हंस हंस के जान दे देते थे इनके संपादकियों को पढ़ करके। इसी बीच गणेश शंकर विद्यार्थी फिर जेल भेज दिए गए। प्रताप से माखनलाल चतुर्वेदी की पुकार उठी और एक बार फिर चतुर्वेदी जी प्रताप का संपादन करने कानपुर जा पहुंचे। 23 सितंबर 1923 से
3 मार्च 1924 तक प्रताप के संपादक के तौर पर उन्होंने नायाब पारी खेली। पाठकों को विद्यार्थी जी की कमी महसूस नहीं होने दी। कानपुर से लौटे तो खंडवा से कर्मवीर निकालने के संकल्प के साथ 4 अप्रैल 1925 को खंडवा से कर्मवीर का प्रकाशन शुरू हो गया। आजादी के बाद 1959 तक कर्मवीर छपता रहा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दादा ने सक्रिय राजनीति से खुद को 1935 में ही अलग कर लिया था और यही कारण था कि वो सभी दलों के बारे में और राष्ट्रीय मसलों पर निरपेक्ष तथा बेबाक राय रखते थे। माखनलाल चतुर्वेदी एक धार्मिक और आस्तिक व्यक्ति थे, लेकिन आजादी के बाद धर्म के नाम पर सामाजिक बिखराव से चिंतित थे। दुखी होकर उन्होंने लिखा, भारत में धर्म ने एक बीमारी का रूप धारण कर लिया है। हर इंसान इस रोग का शिकार है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धर्म के तत्व को समझते हों, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर अधर्म, अन्याय, अनीति, अत्याचार और मूर्खता के सहायक हैं। इससे एकता का नाश हो जाता है। और 1966 में दादा ने उस दौर के समाज पर लिखा, पतन की सीमा देखिए, किसी के गुण या अच्छाई सुनता हूं तो सच्चाई का सबूत मांगता हूं, दोष या निंदा सुनता हूं तो एकदम यकीन कर लेता हूं कि और लोग भी इसे मान लें। उनकी कलम इतना पहला लिखती थी उस जमाने में कि लोग उसको पढ़ने के लिए जिन जगहों पे बैन था कर्मवीर जाना, वो छुप छुप के आके दूसरी जगह से पढ़ के उस पेपर पे जाते थे। और दूसरी जगहों पर कर्मवीर को बुलाया जाता था, वहाँ से जो रनर होते हैं वो लेके वो कर्मवीर को फिर जाते थे। वहाँ पे एक गांव में यदि एक प्रति भी कर्मवीर की पहुँच गई तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर पंचायत में या दूसरी स्कूलों में या इधर उधर बैठ के लोग उसको पढ़ते थे। दादा की देह थकने लगी थी, लेकिन दिमागी चुस्ती बरकरार थी। 79 साल की उम्र हो चली थी। देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल और राजनेताओं का बौना होता कद उन्हें परेशान करता था। वो अनमने और दुखी रहने लगे। शरीर में बुढ़ापे की बीमारियों ने घर बना लिया। जब इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है तो जीने की चाहत नहीं रह जाती। दादा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और 30 जनवरी 1968 को एक भारतीय आत्मा हिंदुस्तान की देह छोड़कर चली गई। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। दादा माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, इतना उदात्त जीवन संघर्ष, इतने उदात्त साहित्य के मूल्य और इतनी जिजीविषा इस देश की सेवा की और पत्रकारिता में कीर्ति स्तंभ स्थापित करने की, ऐसा उदाहरण आज़ादी के दौर में कोई और दूसरा नहीं मिलता। माखनलाल जी केवल मध्य प्रदेश के नहीं, भारतवर्ष के एक महान व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा महान था और बहुमुखी व्यक्तित्व था उनका। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान साहित्यकार, पत्रकार और राजनेता के रूप में भी उन्होंने प्रदेश की सेवा की। तो ऐसा व्यापक व्यक्तित्व का उनका जो चरित्र था वो हम सब लोगों के लिए बड़ा एक गौरव का विषय था। एक नजर उन कथनों पर जो अपने दौर की विभूतियों ने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कहे। महात्मा गांधी, हम सब लोग तो बात करते हैं,
बोलना तो सिर्फ माखनलाल जी ही जानते हैं। मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि वो माखनलाल जी का जन्म स्थान है। जिस भूमि ने माखनलाल जी को जन्म दिया है उस भूमि को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 14 वर्षों से कर्मवीर ने राष्ट्रीय महासभा के झंडे को ऊंचा रखा है। देशवासियों को प्रेरणात्मक संदेशों से प्रेरित करता रहा है। यह सब माखनलाल जी के कारण हुआ है। फिराक गोरखपुरी कर्मवीर में माखनलाल चतुर्वेदी के लेख मेरे और मेरे जैसे लाखों देशवासियों में गुलामी के खिलाफ ऐसा जोश भरते थे जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मुझ जैसे हजारों लोगों ने अपनी भाषा और लिखने की कला माखनलाल जी से ही सीखी। सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय एक भारतीय आत्मा की राष्ट्रीय कविता में ओज, आत्मविश्वास, आस्था और बलिदान का तेज इस प्रकार घुल जाता है कि हम मुग्ध हो जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, उनके भाषण का मुझ पर जादू सा असर हुआ। उनकी शैली चमत्कारपूर्ण थी, लेकिन कहीं यह मालूम नहीं होता था कि उन्होंने प्रयास करके चमत्कारों का संग्रह किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, भारत में ऐसा कोई कवि नहीं जिसने देश को केंद्र में रखकर ऐसा विशाल राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण किया हो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रद्धेय चतुर्वेदी जी की वाणी में सरस्वती का वास था। उनकी कलम से ब्रिटिश शासन कांपता था। महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में हिमालय सी गरिमा हरितांबर धरती से बोलती है। रामधारी सिंह दिनकर, पंडित जी शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, आत्मा से विभल भक्त और विचारों से क्रांतिकारी हैं। दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने 50 साल तक शब्दों के जादू से हिंदुस्तान को बांध कर रखा। उनके क्रांतिकारी साहित्य ने गोरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। ऐसे दिव्य महापुरुष खामोशी से हमारे बीच से चले जाते हैं। वे हमसे कुछ नहीं मांगते और हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं। अपने इन पुरखों के कर्ज से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। हां, उन्हें भूलने का अपराध हम ना करें तो यही बहुत है। मगर अफसोस है कि ये अपराध हम कर चुके हैं। इसके लिए खुद को माफ करना भी मुमकिन नहीं। इसी वेदना के साथ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए। नमस्कार। मुझे तोड़ने ना